आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल चैनल सत्य बायोलॉजी। और मेरा नाम है सत्य कुशवाहा। क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके हम दो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज थर्ड लेक्चर है इसका, जिसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स, मतलब वे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर। नीचे कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स होते क्या हैं? पॉलिनेटर्स जो होते हैं एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? एजेंट्स विच कैरी आउट पॉलिनेशन। ये एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन कैसे कराने में हेल्प करते हैं? ये पॉलन ग्रेन ले जाके किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे छोड़ देते हैं। स्टिग्मा पे छोड़ देते हैं, वहाँ से क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। तो एज ए एजेंट काम करता है। ठीक है, इसके टाइप्स कितने होते हैं? ये कॉमनली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक। देखिए, बायोटिक नाम से ही पता चल रहा है। बायोटिक, अगर बायो है मतलब लाइफ, किसी लिविंग चीज की बात हो रही होगी, किसी न किसी लिविंग थिंग की बात हो रही होगी, तो बायोटिक में आ जाते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, और बर्ड्स भी आती हैं, लिजार्ड्स भी होती हैं, और ऐसे ही फ्लाइज वगैरह होती हैं। यही सब किसमें आते हैं? बायोटिक में आते हैं। नेक्स्ट होता है अबायोटिक। अबायोटिक में केवल दो फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज वाइंड, द सेकेंड वन इज वाटर। द फर्स्ट वन इज वाइंड एंड द सेकेंड वन इज वाटर। तो पहले हम अबायोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अबायोटिक में जो होता है, वाइंड सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन। अब हमें वाटर करंट तो हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी का भराव हमें हर जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जो एयर होती है, जो वाइंड होती है, वो हर जगह होती है। तो वाइंड पॉलिनेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, स्लाइड्स पे आ जाते हैं। ओके, वाइंड पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। वाइंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन अमंग अबायोटिक पॉलिनेटर्स। अबायोटिक पॉलिनेशन में वाइंड पॉलिनेशन मोर कॉमन होता है। वाइंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर पॉलन ग्रेन्स। इसमें क्वालिटी बताई गई है कि जो पॉलन ग्रेन्स वाइंड पॉलिनेशन करते हैं उनके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, वो लाइट होने चाहिए। लाइट एंड नॉन स्टिकी। लाइट मतलब हल्के होने चाहिए कि अगर हवा आए तो कम से कम उड़ सकें। अगर वो भारी होंगे, हैवी होंगे, तो वो लाइट में एयर करंट में फ्लो नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। इसी वजह से सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए लाइट। सेकेंड आती है नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी में क्या होता है? नॉन स्टिकी जैसे कढ़ाइयाँ आती हैं और बर्तन भी आते हैं जो नॉन स्टिकी होते हैं। उनमें जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें खाना चिपकता नहीं है। नॉन स्टिकी के साथ सीधा साधा वही मतलब है कि ये जैसे एयर करंट से उड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे यहाँ से कोई उड़ा पॉलन ग्रेन, पहले ही किसी पत्ती में जाके चिपक गया। कोई बीच में लीफ पड़ी हुई है, लीफ में जाके चिपक गया। क्यों? क्योंकि वो स्टिकी है। इसीलिए वाइंड पॉलिनेशन में ऐसे पॉलन ग्रेन चाहिए जो कि लाइट वेट हो और नॉन स्टिकी हो, ऐसे ही किसी भी चीज़ में ना चिपक जाए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर करंट, ताकि वो वाटर करंट से ट्रांसफर हो सके। They often possess well-exposed stamens so that pollen grains easily disperse into water currents। ठीक है, इनके जो स्टेमेंस होते हैं, ये देखिए दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। वाइन पॉलिनेटेड प्लांट showing compact inflorescence and well exposed stamens। इसमें देखो जो स्टेमेंस दिए हुए हैं ना, स्टेमेंस ऐसे हुए होते हैं, ऐसे करके निकलते हैं। ऊपर क्या होते हैं? ऐसे करके लॉब्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे
एंथर लगा हुआ था जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। वेल एक्सपोज हैं, देखो इसमें अच्छी तरह से निकले हुए हैं। अच्छी तरह से निकले हुए से क्या होता है, जब हवा चलेगी अच्छे से तो आराम से इसमें निकल जाएंगे, आसानी से इससे पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, ये भी दूसरी क्वालिटी होती है। इसमें कैसे होने चाहिए एंथर्स, वेल एक्सपोज सेमेंस होने चाहिए। थर्ड क्वालिटी क्या है, ये थी हमारी फर्स्ट क्वालिटी, ये थी हमारी फर्स्ट क्वालिटी, ये थी हमारी सेकंड क्वालिटी, और ये है हमारी थर्ड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तीन क्वालिटीज पता चल गई हमें। पहली लाइट वेट होनी चाहिए, सेकंड नॉन स्टिकी होने चाहिए, और थर्ड वेल एक्सपोज स्टेमन्स होने चाहिए उनमें। ओके, ठीक है। और इनमें स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, इनमें स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, ये तो पॉलन ग्रेन की बात हो गई, मेल गैमेट की बात हो गई। अब फीमेल गैमेट की बात करते हैं, ये कैसे होने चाहिए, लार्ज एंड ऑफन फीदरिक स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स। इसमें कैसे होने चाहिए, लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए, लार्ज स्टिग्मा होना चाहिए, क्योंकि कोई उठा के उसमें डालने थोड़ी ना जा रहा है, वो हवा से उड़ रहे हैं। ओके, हवा से उड़ रहे हैं, हवा से उड़ रहे हैं तो उनमें स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जैसे सपोज करो हम कहीं पे बैठे हुए हैं और हमसे काफ़ी दूर पे डस्टबिन रखा हुआ है, हमने कुछ खाया, फिसू लिया, ऐसे मुंह पोछा, ऐसे ऐसे उसे मोड़ा, ऐसे फेंका। अगर डस्टबिन डस्टबिन जो है बड़ा है, डस्टबिन की जो ओपनिंग है वो बड़ी है, तो अच्छे से हम आसानी से उसमें डस्टबिन में फेंक सकते हैं उसे। अगर डस्टबिन की ओपनिंग छोटी है तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, मतलब इतनी जल्दी निशाना हमारा नहीं लग पाएगा। सेम वही बोला गया है कि अगर ऑफन लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा रहता है तो पॉलन ग्रेन्स को इजीली ट्रैप कर सकते हैं। ओके, वाइन पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल, कितने ओव्यूल्स होने चाहिए, सिंगल ओव्यूल्स होने चाहिए। सिंगल ओव्यूल होते हैं किसमें, वाइन पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। ठीक है, इसकी क्वालिटी नंबर, large often feathery stigma, quality number 1, a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into inflorescence। ठीक है, ये क्वालिटी नंबर 2 हो गई। देखो, सबसे पहली क्वालिटी थी कि इनका जो स्टिग्मा है वो लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होने चाहिए। एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, इनकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, जिस हिसाब से इनके फ्लावर्स निकले हुए होते हैं, कई सारे फ्लावर्स निकले हों। ठीक है, अ फैमिलियर एग्जांपल इज कॉर्न कॉब, द ears you see are nothing but stigma and style, which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. Wind pollination किस में कॉमन होता है, ग्रासेस में कॉमन होता है। तो आप लोगों ने कॉर्न देखा होगा, ऐसे करके कॉर्न होता है, भुट्टा जिसे बोलते हैं, ऐसे करके कॉर्न होता है, ऐसे ऐसे करके उसमें दाने निकले हुए होते हैं। दाने तो निकले हुए होते हैं, ऐसे ऐसे करके रेसे भी बहुत निकले हुए होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये रेसे क्या होते हैं, ये जो रेसे होते हैं यही होते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा तो छोटा सा पार्ट होता है, मेनली क्या होता है, स्टाइल होता है। ठीक है, ये लार्ज होते हैं ताकि ये उड़ रहे हुए पॉलन ग्रेन्स को आसानी से ट्रैप कर सकें। ओके, इतना समझ गए। तो ये था हमारा वाइंड पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर। तो इसमें बताया जा रहा है कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर रेयरली होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हवा तो हर जगह है, हवा तो हर जगह पे है, लेकिन पानी हर जगह पे नहीं होता है। जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे मान लो छोटा सा ग्रास है, छोटी सी ग्रास है, और यहाँ पे भी छोटी सी ग्रास है, इसमें मान लो फर्टिलाइजेशन कराना हो, पॉलिनेशन कराना हो, तो एक बार थोड़ा बहुत पानी आया तो यहाँ से बह के इसके पॉलिनेशन चले गए। ठीक है, पर यहाँ पे एक एप्पल का ट्री है, यहाँ पे एक एप्पल का ट्री है, क्या इसमें पॉसिबल है पॉलिनेशन वाटर के थ्रू, क्या इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए पानी को यहाँ तक भरना होगा,
तो नहीं होता है ना ऐसा। एक बार एयर से पॉसिबल हो सकता है कि बहुत तेज से हवा आ रही हो और यहाँ के पॉलन ग्रेन्स उड़ के चले जाएं। बाकी इन बड़े पेड़ों में क्या होता है, बायोटिक पॉलिनेटर्स काम करते हैं। जैसे कोई बर्ड्स भी आ सकती है, कोई इंसेक्ट भी आ सकता है, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड वगैरह होते हैं, या कोई और भी कर सकता है, पर वाटर तो हो ही नहीं सकता। वाटर तो हो ही नहीं सकता। या तो उस पेड़ को एकदम डुबा दो पानी में तब हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे तो वाटर हो ही नहीं सकता। और फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन बहुत ही लिमिटेड है। कितने में? लगभग 30 जेनेरा में। ओनली 30 जेनेरा में है, लिमिटेड है, और मोस्टली मोनोकोटिलेडॉन्स होते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स में है। ओके। As against this, if you recall, the water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae। हाँ, एक और बात हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि जो वाटर होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट होता है अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और जहाँ तक ये ब्रायोफाइट्स की बात आती है, ब्रायोफाइट्स को तो हम बोलते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रहते तो लैंड पे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे। किस पे होते हैं? वाटर पे। तो ऐसे ही कुछ जेनरा हैं जो वाटर पे डिपेंड होते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए, अपने फर्टिलाइजेशन के लिए और अपने रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of need for water for transport of male gamete and fertilization। इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कॉमनली हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देखते हैं, कॉमनली हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मिल जाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये प्लांट्स इतने ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन पर्पज़ के लिए इन्हें अपने मेल गैमेट्स को भेजना रहता है फीमेल गैमेट तक। तो वाटर करंट चाहिए उसमें। उसमें क्या चाहिए? वाटर करंट चाहिए। तो वाटर करंट हमें हर जगह नहीं मिल सकती है। एक बार एयर करंट मिल जाएगी लेकिन वाटर करंट नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या होता है, ये जो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हर जगह पे नहीं हो पाता है। कुछ वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera। All aquatic plants use water for। ओके, देखो इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं वाटर पॉलिनेशन के। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सबसे पहला वेलिस्नेरिया, नेक्स्ट क्या है? हाइड्रिला, नेक्स्ट क्या है? जॉस्टेरा। जॉस्टेरा क्या होती है? सी ग्रासेस। यहाँ पे इस टाइम पे बारिश बहुत तेज हो रही है, आई थिंक कि आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी इसमें। ओके, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए इसके। तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी वाटर प्लांट्स होते हैं सारे के सारे फर्टिलाइजेशन करें, पॉलिनेशन करें थ्रू वाटर। ऐसा जरूरी नहीं होता है भाई। इसमें बताया जा रहा है कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इन द मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायासिन्स एंड वाटर लिली। ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये डिपेंड होते हैं वाइंड पे। ये डिपेंड करते हैं वाइंड पे। ऐसे यहाँ पे वाइंड लिखा हुआ है, इस पे क्या कर दिया? अटैच कर दिया। जो वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। उस पे क्या करते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। और जब पॉलिनेशन का टाइम आता है तो किस पे डिपेंड करते हैं? वाइंड पे, ना कि वाटर पे। रहते वाटर पे हैं लेकिन पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? वाइंड के थ्रू होता है। इसको याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर में रहते हैं। वाटर हायासिन्थ, वाटर लिली, इनके नाम में ही वाटर है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो वाटर हायासिन्थ एंड वाटर लिली होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन यानी कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो कॉमनली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वाटर टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके नाम में ही वाटर दिया हुआ है।
लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में होता है वाइन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द surface ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टाफ एंड द मेल फ्लावर और pollen grains आर रिलीज टू द वाटर सरफेस ऑफ द वाटर। देखो वेलिस्नेरिया जो था, वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है। तो होता क्या है, इसका जो स्टिग्मा होता है, पिस्टिल जो होती है वो वाटर में ऐसे फ्लोट कर जाती है। ऐसे बना हुआ है पानी, तो इसमें क्या करेगी, इसमें ऐसे फ्लोट करती रहेगी। और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसी में छोड़ दिए जाते हैं और धीरे धीरे बहते हुए इसी के स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइज और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। पैसिवली क्या होता है, पैसिवली मतलब होता है जिधर को पानी बह रहा है उधर को ही बहते जाते हैं, जिधर पानी जा रहा है उधर ही बहते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इनकी अब जो देखते हैं स्पेशलिटी, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और जो पिस्टिल होती है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए वाटर पॉलिनेशन के लिए। Pollen grains in many species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside water. कैसे होने चाहिए? सबसे पहले तो लॉन्ग होने चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए और रिबन लाइक होने चाहिए। Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. देखो होता क्या है, ये पानी के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। सबसे पहली क्वालिटी इनकी होती है कि ये लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, ये इनके ऊपर जैसे ये कोई दिया हुआ है, इसके ऊपर क्या होगी, एक सीट लगी हुई होगी, एक कवरिंग लगी होगी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग इसे बोलते हैं। म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्यों लगी होती है, ताकि जब ये पानी में जाए तो भीगे नहीं, ताकि ये पानी में जाए तो भीगे नहीं। अब तुमने कई सारे लीव्स देखी होंगी, कई सारी लीव्स देखी होंगी, जिसमें ऐसे पानी डालो तो पानी क्या करता है, गोल गोल करके घूमता रहता है, पत्ती में चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस सीट लगी हुई होती है। सेम वैसे ही ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उन्हें भीगने नहीं देती है। ये क्वालिटीज होती है वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखते हैं बायोटिक्स के बारे में। इसके बारे में, बायोटिक्स के बारे में, ऐसे ऐसे प्लांट्स जो कि बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं अपना पॉलिनेशन कराने में। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बीज, जैसे कि कौन कौन, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, wasps, ants, moths, birds, sunbirds and hummingbirds and bats are common pollinators। इसमें क्या होता है, आंट भी होती है, मॉथ्स भी करते हैं, इवन बैट्स भी करते हैं। बैट्स भी क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं। कुछ तो होते हैं अनजाने में ही पॉलिनेशन करा देते हैं, लेकिन पॉलिनेटर्स तो होते हैं। ओके, अमॉन्ग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज, कौन कौन, इंसेक्ट्स एंड पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। देखो बीज में क्या होता है, जो हमारी हनी बीज होती हैं, हनी बीज क्या करती हैं, अपना हनी बनाने के लिए फ्लावर टू फ्लावर जाती रहती हैं। कभी एक फ्लावर से जाती हैं, उससे नेक्टर लेती हैं, दूसरे फ्लावर पे जाएंगी, उससे नेक्टर लेंगी। तो करती क्या है, एक जैसे एक पे गई तो उसके पॉलन ग्रेन्स उस पर चिपक गए, जब दूसरे पे गई तो उसके पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उस पर स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती हैं, कौन, बीज। कैसे डोमिनेटिंग होती हैं वो मैंने बताया, क्योंकि ये क्या करती हैं, फ्लावर टू फ्लावर जाती रहती हैं। ठीक है, हो गया। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, arboreal tree dwelling, rodents, और इवन reptiles, reptiles like gecko lizard and garden lizard, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, have also been reported as pollinators in some species। ये होते हैं हमारे बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स हो गया। नेक्स्ट पे देखते हैं हम।
ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड। अभी हमने ये तो देखा ही नहीं कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज ऑफ बायोटिक pollinating pollen grains एंड फ्लावर। इसकी जो क्वालिटी देखी जाती है वो पॉलन ग्रेन की तो देखी ही जाती है, और फ्लावर की भी क्वालिटी देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अभी फ्लावर्स की बात हो रही है कि फ्लावर्स में क्या क्वालिटी होती है। फ्लावर्स आर लार्ज, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। फ्रेग्रेंट मतलब अच्छी खुशबू होती है। देखो अगर अच्छी स्मेल होगी, अच्छी स्मेल होगी तभी तो उसमें क्या कहते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो जाके अट्रैक्ट होंगे उस पर। क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ देखने के लिए तो सभी भागते हैं ना भाई। जो उसमें अच्छा फ्रेग्रेंस होगा, अच्छा फ्रेग्रेंस होगा तो क्या करेंगे, इंसेक्ट्स भी उस पर भागेंगे, बर्ड्स भी भागेंगी, बीज भी भागेंगे, और जो भी बायोटिक पॉलिनेटर्स होंगे सब उसी की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से फ्रेग्रेंस अच्छा आ रहा है भैया, खुशबू अच्छी आ रही है, ठीक है। एंड रिच इन नेक्टर, उसमें अच्छा सा नेक्टर होना चाहिए, एक अच्छा नेक्टर होना चाहिए। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अगर जो फ्लावर्स होते हैं स्मॉल होते हैं, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। अगर फ्लावर छोटा है, फ्लावर स्मॉल है, तो एक बड़ा सा गुच्छे जैसे होना चाहिए फ्लावर, एक ही जगह पे बड़ा सा गुच्छा होना चाहिए जिसमें कई सारे फ्लावर एकदम लिपटे हुए हैं, क्लस्टर ऑफ फ्लावर हो एक ही साथ। अगर सिंगल है, सॉरी, अगर सिंगल है तो वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ओके, अगर मल्टीपल हैं, अगर छोटे छोटे हैं तो क्लस्टर ऑफ फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर, कलर से अट्रैक्ट होते हैं, एंड फ्रेग्रेंस, कलर से अट्रैक्ट होंगे, उसके बाद फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होंगे। ये दो दो चीज़ें मेन होती हैं जिनसे क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं। ओके, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। ओके, the flowers pollinated by flies and beetles secrete fall odors to attract these animals. To sustain animals' visits, the flowers have to provide rewards to the animals. इसमें ये बताया जा रहा है जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या करते हैं, वो जब हमारे घर में आएगा उसे चाय नाश्ता कराते हैं। ये गर्मी का सीजन है तो कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, नमकीन खिला देते हैं, मतलब उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं ना, मतलब हमारे घर आया है तो कुछ ना कुछ खा पी के जाएगा। बच्चे होते हैं तो दो चार 10 रुपए देते हैं, जाओ बेटा रास्ते में कुछ चीज़ ही खा लेना, देते हैं। सेम वैसे ही जब कोई भी पॉलिनेटर जब फ्लावर के पास जाता है तो फ्लावर क्या करता है, उसे क्या देता है, उसे रिवॉर्ड देता है। क्या देता है? रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड में क्या होता है? नेक्टर हो सकता है, नेक्टर हो सकता है, और फ्रेग्रेंस उसे मिलती है, फ्रेग्रेंस की वजह से जाता है, उसे क्या दिया जाता है, नेक्टर दिया जाता है। Flowers have to provide rewards to the animals like nectar, नेक्टर देता है, ओके। मतलब उसमें रस निकलता है, जैसे कि बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो कौन सा नेक्टर लेके जाती हैं, अलग अलग तरह के नेक्टर्स लेके जाती हैं, उससे क्या करती हैं, हनी बनाती हैं। उससे से क्या बनता है, हनी बनता है। कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, फ्लावर्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। इसके लिए क्या होना पड़ता है, एनिमल्स को कहाँ विजिट करना पड़ता है, क्लोज आना पड़ता है एंथर्स और स्टिग्मा के। द बॉडी ऑफ एनिमल्स गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जब वो एंथर के पास आते हैं, एंथर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी बॉडी पे एक कोटिंग आ जाती है, उनकी बॉडी पे कोट कर जाता है, क्योंकि ऐसे ही स्प्रिंकल्ड होते हैं, ऐसे ही जैसे टच किया उस पर लग गए, उस पे लग जाते हैं। जब दूसरे के पास जाते हैं तो उस पर क्या होते हैं, टच होते हैं, तो उसके स्टिग्मा पे उसके पॉलिनेशंस आ जाते हैं। वही बताया जा रहा है इसमें। which are generally sticky in animals pollinated flowers when the animals carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination।
ओके। तो हमने जब वाइंड के पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, वाइंड में दिया था कि ये नॉन स्टिकी होते हैं। जो वाइंड पॉलिनेशन के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन स्टिकी होते हैं। लेकिन जो एनिमल के द्वारा कराए जाते हैं, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन कराया जाता है, उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। ओके, ये इसकी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स और इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। अब बताया जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा फिग, फिग का आई थिंक फिग होता है, इसमें अंदर होता है क्या है, कीड़े होते हैं अंदर। कीड़े क्या होते हैं, फिग एंड वैस्प, वैस्प का एक रिलेशनशिप होता है। इसमें होता क्या है कि वैस्प जो होता है फिग के अंदर अपने एग्स ले कर देता है। ये वही कुछ बताया जा रहा है उसमें, और देखते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। कुछ में क्या होता है कि ये जो फ्लावर्स क्या करते हैं, उसे नेक्टर नहीं देते हैं, उसे एक रिवार्ड के रूप में, जैसे हम किसी को कभी कभी खाने की चीज़ें दे देते हैं, उसने हमारा कोई काम किया तो उसे खाने की चीज़ें दे देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कोई हमारा बहुत बड़ा काम कर देता है तो उसके पास रहने की जगह नहीं होती, तो हम कहते हैं चल ये कमरा आज से तुम्हारा हो गया, आज से तुम इसमें रहोगे। सेम वही चीज़ हो गई, उसे रहने के लिए एक जगह दे देता है। वैसे ही होता है कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें रिवॉर्ड के तौर पे जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने अंदर एग्स को ले करने की इजाज़त दे देता है उस एनिमल को जो उसका पॉलिनेशन कराता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। tallest flower of Amorphophilus, the flower itself is height about 6 feet in height। देखो, जो tallest flower है वो कौन सा है, अमार्थोफिलस। कौन सा है, अमार्थोफिलस। ये एक ऐसा फ्लावर है जो कि 6 फीट का होता है, हाइट में ये 6 फीट का होता है। A similar relationship exists between the species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, can't complete their cycle without each other। इसमें बताया गया है जो मॉथ होता है, मॉथ और जो यूका का प्लांट होता है, मॉथ क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, और यूका क्या होता है, यूका एक प्लांट होता है। इसमें ये होता है कि ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मॉथ एंड यूका क्या हो गए, मॉथ एंड यूका हो गए हमारे सच्चे प्रेमी, सच्चे प्रेमी हो गए। ये एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। ओके, इसके बारे में देखते हैं। मॉथ एंड द प्लांट कांट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ठीक है, द मॉथ डिपॉजिट्स द एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। देखो क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर की ओवरी होती है, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ये ऐसे करके होता है। तो इसमें होता क्या है, जब ये युका का प्लांट है, ये युका का प्लांट भी है, ये युका का प्लांट होता है, ये स्टेमन हो गया। तो जब मॉथ इसमें आता है, मॉथ क्या करता है, मॉथ एक प्लांट पे गया, इसे इसमें करता क्या है, मॉथ जब आता है इसमें एक्स ले करता है, इससे जब लोक्यूल में एक्स ले करता है, उसी में क्या होता है, उसी प्रोसेस करने के टाइम पे इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टिग्मा पे गिरते हैं और इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसको शेल्टर मिल जाता है, इसको अपने एक्स को ले करने की जगह मिल जाती है, और यूका का जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मॉथ का क्या हो जाता है, मॉथ को, मॉथ एक इंसेक्ट होता है, उस मॉथ को अपने एक्स को ले करने की जगह मिल जाती है, प्लेस मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, और जो यूका का प्लांट होता है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। Terns get pollinated by the moth. The larva of the moth come out of the eggs as the seed starts developing।
जब सीड्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तब लार्वा क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें दिए हुए हैं, व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। कुकम्बर को ऑब्जर्व करो भैया, लिखा हुआ है तो। मैंगो को भी ऑब्जर्व करो, पीपल को भी ऑब्जर्व करो, कोरिएंडर धनिया को भी ऑब्जर्व करो, पपाया है, ऑब्जर्व करो भैया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम आगे चलते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखिए ये तो हो गया जाके नेचुरल पॉलिनेशन। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो क्या था, नेचुरल पॉलिनेशन। क्या इसमें कुछ दिया हुआ है? इसमें देखो एक दिया हुआ है नेक्टर रॉबर्स, नेक्टर एंड पॉलन रॉबर्स। ये क्या होते हैं? रॉबर्स मतलब होता है चोर। रॉबर्ट्स मतलब होता है चोर। चोर का काम क्या होता है? चोर का काम ये होता है कि भैया पैसे वैसे लेके भागो। देखो एक मजदूर होता है, मजदूर को भी पैसे चाहिए और चोर को भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पर मजदूर और चोर में फर्क क्या होता है? मजदूर पैसे लेता है और पैसे के बदले में काम करके देता है। लेकिन ये जो चोर होता है, चोर को केवल चाहिए पैसे ही। आपकी जेब में हाथ डालेगा, आपका पर्स लेके भगेगा, आपका पर्स लेगा और भाग जाएगा। यही करता है ना चोर। आपकी जेब में हाथ डालेगा, आपका पर्स निकालेगा और लेके भाग जाएगा। एक दो तीन, सॉरी, एक दो तीन नहीं, नौ दो ग्यारह हो जाएगा। ओके, ये ऐसे ही होते हैं पॉलन रॉबर्स और नेक्टर रॉबर्स। जैसे कि इसमें क्या होता है कि मॉथ के बारे में हमने पढ़ा। मॉथ क्या करता है? मॉथ यूका में पॉलिनेशन करा देता है और बदले में यूका प्लांट उसे एग्स को ले करने की जगह दे देता है, एक प्लेस दे देता है, एक हैबिटेट दे देता है। लेकिन क्या हो कि जो मॉथ है इसमें अपने एग्स को तो ले करा ले, एक्स को तो लेकर दे, अपने एक्स को तो छोड़ दे यहाँ पे, लेकिन इसका पॉलिनेशन ही ना कराए। तब तो ये जो मौत है वो धोखेबाज हो गया भाई। ठीक है, मौत क्या हो गया, चोर हो गया, क्योंकि इसने अपना काम कर लिया लेकिन इसका काम नहीं करवाया। सेम वैसे ही जैसे मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है, वो किसी प्लांट पे जाए और उससे नेक्टर निकाल ले, उससे नेक्टर चूस के निकाल ले, लेकिन क्या करे, उसका पॉलिनेशन ना कराए, वो तो चोर हुई ना। क्योंकि उसने अपना काम कर लिया लेकिन फ्लावर का काम नहीं किया। उसे ही कहते हैं पॉलन रॉबर्स। ठीक है, मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। उन्हें ही क्या बोलते हैं, पॉलन रॉबर्स बोलते हैं। पॉलन और नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो था नेचुरल पॉलिनेशन। अब हमें अगर डिजायर्ड प्लांट चाहिए, हम अपनी तरह से प्लांट्स को ग्रो कराना चाहते हैं, अपनी तरह के पॉलन ग्रेन और अपनी तरह के ओवम्स को मिला के एक नया प्लांट बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, मेरे पास चार प्लांट्स हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं, इनको प्लांट कंसिडर कर लेते हैं। इधर एक और प्लांट लगा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो पॉलन ग्रेन है, इसमें इसकी ओवरी में डालूँ इसे, और इसमें जो पॉलन ग्रेन है मैं इसकी ओवरी में डालूँ। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब मैं खुद इसमें एफर्ट डालूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो जाएगा। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे इसका पॉलन चाहिए हमें, इसकी ओवरी में पॉलिनेशन नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसकी ओवरी को हटा देते हैं या इसके पॉलन को क्या करते हैं, जो पॉलन का जो एंथर होता है उस पे उसको ऐसे कवर कर देते हैं ताकि इससे पॉलन ग्रेन ना निकल सके। और इसका क्या करते हैं, इसकी हमें ओवरी चाहिए तो इसके जितने भी एंथर्स थे उन्हें हम काट देते हैं बीच से। सॉरी, कैसा कलर है, इसे हम बीच से काट देते हैं, काट के हटा देते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसकी ओवरी बची रहती है, इसका पॉलन ग्रेन उठा के हम इसमें डाल देते हैं जब हमें पॉलिनेशन कराना होता है। सेम वैसे ही इसका पॉलन ग्रेन चाहिए हमें, इसकी ओवरी चाहिए, तो इसके पॉलन ग्रेन को इसके एंथर को क्या हम करेंगे, कवर कर देंगे, और इसके जो एंथर्स होंगे उनको हम काट के पहले ही बाहर निकाल देंगे ताकि इसका सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। उसके बाद जैसे ये मेच्योर होता है, ये भी मेच्योर होता है, इसका पॉलन ग्रेन उठा के इस पर
डाल देंगे और पॉलिनेशन करा देंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, इन सब के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं। जैसे अगर हमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए डिवाइसेस होती हैं। लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? एक कॉपी चाहिए, एक नोटबुक चाहिए, नोटबुक जिस पे हमें लिखना है, और एक पेन चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गए? राइटिंग डिवाइसेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनको राइटिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमें इसमें क्या चाहिए? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। hermaphrodite क्या होता है? hermaphrodite जो होता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। hermaphrodite में होता ये है कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होते हैं। मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं? एक ही में होते हैं। कई सारे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स सेम में होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। सेम वैसे ही होता है। कई सारे लगभग मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ऐसा होता है कि स्टेमन भी होता है और पिस्टिल भी होती है। ठीक है, ये हमें पता है कि मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है। और हर्माफ्रोडाइट का यही मतलब होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल आर फाउंड। ठीक है, फिर क्या होता है? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर जो पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन ही बार बार होता रहता है, तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाते हैं। क्यों होता हो जाते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन? क्योंकि वही जीन्स हैं, वही बार बार जीन्स आते रहते हैं, फिर वही जीन्स आ गए, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, फिर वही जीन्स आते हैं। तो ज़रूरी होता है कि हम बाहर के भी जीन्स लाएं और उनको इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि डिफरेंट तरह की वैरायटी बन पाए। अगर हमें कोई अलग तरह की वैरायटी बनानी है तो बाहर से जीन लाने पड़ेंगे। इसीलिए क्या ज़रूरी होता है? आउटब्रीडिंग करानी ज़रूरी होती है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और जिसके थ्रू हम क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज कर सकते हैं। इन सम स्पीसीज pollen release and stigma respectively are not synchronized। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें पॉलन पहले मेच्योर हो जाता है। देखो क्या चाहिए, पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलन और स्टिग्मा, नीचे का ओव्यूल, दोनों सेम टाइम पे मेच्योर हो। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि पॉलन पहले मेच्योर हो जाते हैं, ओवम बाद में मेच्योर होते हैं। कुछ में होता है पॉलन ऐसे पड़े रह जाते हैं और ओवम पहले मेच्योर हो जाते हैं। ये इसमें बताया जा रहा है। Either pollen released before the stigma becomes receptive, or stigma becomes receptive much before the release of pollen। In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen can't come in contact with the stigma of the same flower। इसमें क्या कर देते हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एंथर और स्टिग्मा जो प्लेस होते हैं, डिफरेंट पोजिशंस पे प्लेस कर देते हैं। जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है बीच में, ये वाइट कलर की हमारी ओवरी है, और इस पे कई सारे एंथर्स लगे हुए हैं। इन एंथर्स को क्या करते हैं? ऐसे फैला देते हैं या इनको काट ही देते हैं, रिमूव ही कर देते हैं। इसमें फिलहाल दूर रखने की बात की गई है, डिफरेंट पोजिशंस पे रखने की बात की गई है। जैसे इसको क्या करते हैं, ये ऐसे है, ये हमारी ओवरी है, तो फ्लावर्स को, एंथर्स को क्या करते हैं? ऐसे नीचे कर देते हैं। नीचे से अब एकदम से उछल के तो चला नहीं जाएगा, इसमें उछल के तो चला नहीं जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि कोई एनिमल आए या कोई एयर करेंट आए, उससे थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते। कॉमनली कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, एंथर्स ऐसे होते हैं, इनसे क्या होता है? आके गिर जाता है इसी पे और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन फिर इसमें क्या कर देते हैं? पोजीशन चेंज कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, या ऐसे करके दूर करा देते हैं, ताकि क्या ना हो सके? सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ओके, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। ये दोनों डिवाइसेस क्या करती हैं? ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती हैं। ठीक, पहली डिवाइस क्या थी? पहली तो टेक्निक ये थी कि कभी कभी होता है कि पॉलन और ओवम सेम टाइम पे मेच्योर ना हो। इससे भी क्या हो जाता है? ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाती है। कैसे प्रिवेंट हो जाती है? क्योंकि जब दोनों मिलेंगे ही नहीं तो
ऑटोगैमी कहाँ से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या होता है, इसकी पोजीशंस को अलग अलग कर देते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये मिल नहीं पाते हैं और ऑटोगैमी नहीं हो पाती है। ये दो डिवाइसेस हो गई। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द other flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth into the pistil। इसमें क्या होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होती है। जो थर्ड होती है जेनेटिक मैकेनिज्म, जिसमें क्या करता है कि जो फ्लावर होता है अपने ही पॉलन ग्रेन को अपने ही स्टिग्मा पे ग्रो नहीं करने देता है, अपने ही पॉलन को अपने ही स्टिग्मा पे अंदर नहीं जाने देता है, पॉलन ट्यूब नहीं ले जाने देता है और अपने पे ग्रो नहीं करने देता है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है उसकी खुद की जेनेटिक मैकेनिज्म होती है प्लांट की, जिसके थ्रू जिसके थ्रू जैसे कि हमें इस जगह पे खुजली हो रही है, तो हम अपना हाथ लेके आएंगे, ऐसे ऐसे खुजला लेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी मैकेनिज्म मजबूत करूँ, कितनी भी खुजली हो मेरा हाथ नहीं जाएगा और यहाँ पे खुजलाएगा नहीं। मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, सेल्फ कंट्रोल कर लिया कि मैं यहाँ पे नहीं खुजलाऊंगा। सेम वैसे ही फ्लावर में क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू वो सेल्फ कंट्रोल करता है या कुछ भी करता है। वो अपने खुद के पॉलन ग्रेन को अपने खुद के स्टिग्मा पे गिरने नहीं देता है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देता है। इसको बोलते हैं थर्ड डिवाइस। ये होती है थर्ड डिवाइस। ओके, अनदर डिवाइस, एक और डिवाइस क्या होती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हों। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी मेल और फीमेल फ्लावर्स को अलग अलग कर दूँ, तो ऑटोगैमी तो एकदम पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगी। मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, मेल अलग, फीमेल अलग, तो ऑटोगैमी हो सकती है? ऑटोगैमी इज इम्पॉसिबल, डिसपॉसिबल हो जाएगी ऑटोगैमी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी प्रिवेंट करता है पर जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट है, प्लांट में कोई मेल फ्लावर होगा, कोई फीमेल फ्लावर होगा, तो ऑटोगैमी तो नहीं हो सकती। सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे पे क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, दूसरे पर तो गिर सकता है। सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे तो पॉलन ग्रेन गिर सकता है, इसलिए जीटोनोगैमी हो सकती है, लेकिन ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाती है। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स जिनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे ही होते हैं, तो इसमें ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी और जीटोनोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी, क्योंकि एक फ्लावर पे केवल फीमेल फ्लावर्स हैं और दूसरे प्लांट पे केवल और केवल मेल फ्लावर्स हैं, तो ये इनमें ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती। ऑटोगैमी तो इम्पॉसिबल है, इसमें जीटोनोगैमी भी इम्पॉसिबल, क्योंकि जितने भी फ्लावर्स होंगे सभी के सभी फीमेल होंगे, इसमें जितने भी फ्लावर्स होंगे सभी क्या होंगे, मेल होंगे। ओके, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑटोगैमी पूरी तरह से प्रिवेंट हो जाती है। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डायोसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या होता है, तो नीचे कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे होता क्या है, अब जब पॉलिनेशन हो गया और सभी ने एफर्ट्स डाले, कभी कभी बायोटिक, किसी में बायोटिक के थ्रू हो गया, बायोटिक एजेंट के थ्रू हो गया पॉलिनेशन, किसी में अबायोटिक के थ्रू पॉलिनेशन हो गया, पर हो गया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब हो गया है, पॉलिनेशन जब करा दिया गया है, पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचा दिया गया है, तो अब क्या होगा, इसके आगे का देखते हैं। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पॉलन कहाँ पे जाता है, पिस्टिल के पास जाता है, तब इसका इंट्रैक्शन होता है। अब देखते हैं क्या होगा। पॉलिनेशन डजंट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन कभी भी इसकी गारंटी नहीं लेता है कि हमेशा राइट टाइप का ही पॉलन जाएगा किसी फ्लावर पे। जैसे मधुमक्खी पहले गुलाब के पौधे पे बैठी हुई थी, वहाँ का पॉलन ग्रेन लिया, उसको मेरी गोल्ड पे लेके चली गई, तो
बी को थोड़ी ना मालूम है कि ये किसका पॉलन ग्रेन है। तो इसकी गारंटी नहीं रहती कि हमेशा राइट पॉलन ग्रेन ही पहुंचेगा। कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ठीक है। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग रॉन्ग टाइप, अगर कोई रॉन्ग टाइप का पॉलन आ रहा है either from other species or from same plant, it is self incompatible also land on the stigma। देखो लैंड तो कोई भी कर सकता है, इसे सेल्फ कंपैटिबल बोलते हैं। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। पिस्टिल की एबिलिटी होती है, जैसे कि हम घर जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं, जैसे कि ये मान लो कोई ऑफिस है, ये कोई ऑफिस है, ये उसकी पार्किंग है और ये उसका गेट कीपर खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये ऑफिस है, इसको ऑफिस बोल दो भैया, ऑफिस है। और यहाँ पे है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कौन? स्टिग्मा मतलब यहाँ का गार्ड। गार्ड गार्ड साहब यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे कोई भी आएगा तो किसी को भी क्या गार्ड अंदर जाने देगा? कोई भी टहलता हुआ जा रहा है, अरे ये क्या हुआ, ऑफिस बना हुआ है, चलो इसके अंदर घुस जाते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो गार्ड खड़ा होगा बेंत लेके, कलम्बा सा बेंत लेके जो खड़ा होगा, एक गलत जगह पे दो ठोर मार देगा और आदमी भगता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है, जो गार्ड होता है उसे पता होता है कि हमें किसे अंदर जाने देना है और किसे अंदर जाने से रोकना है। ठीक है। अगर ऑफिस से कोई वर्कर आता है, कोई एम्प्लॉय आता है या बॉस आता है, तो उसके लिए दरवाजा खोल देगा, कहेगा सर प्लीज वेलकम, कहेगा प्लीज वेलकम। उसके बाद अगर कोई ऐसे ही ऐरा गैरा आदमी चला आता है तो डोंट कम हियर अगेन, और उसको मार के भगा देता है। सेम वैसे ही होता है हमारा पिस्टल। पिस्टल क्या करता है, उसे पता है कि मेरा कंपैटिबल पॉलन ग्रेन कौन सा है। पिस्टल को पता है कि मेरा कंपैटिबल पॉलन ग्रेन कौन सा है, वो बस उसी को अंदर इंटर करने देता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ कंपैटिबिलिटी, यानी कि सेल्फ कंपैटिबल होता है। ठीक है। If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-fertilization events that leads to fertilization। अगर pollen सही टाइप का है तो पिस्टिल क्या करता है, उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उससे क्या करता है, आगे की एक्टिविटीज़ के लिए आगे बढ़ा देता है। मतलब आगे बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, leads to fertilization। The pollen is of the wrong type. Pistil rejects the pollen by preventing pollen germinating on the stigma or the pollen tube growth into the style। pollen tube को ही नहीं ग्रो करने देगा। जब pollen tube ही नहीं ग्रो करेगी, ये देखिए pollen tube होती है स्टाइल से यहाँ तक आती है, जब pollen, जिसके थ्रू pollen ग्रेन क्या होता है, अंदर आता है। अगर pollen tube ही नहीं ग्रो करेगी, pollen tube ग्रो करने का क्या मतलब होता है, अगर गार्ड दरवाजा ही नहीं खोलेगा, गार्ड दरवाजा खोलता है उसी को बोलते हैं पॉलन ट्यूब का ग्रो कराना। गार्ड ने दरवाजा ही नहीं खोला तो आदमी खड़ा रहेगा बाहर, थोड़ी देर में चला जाएगा। ओके। सेम वैसे ही होता है, स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन को, पॉलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं करने देता, पॉलन अंदर जा ही नहीं पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। यहाँ तक था हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब एम आई ऑडिबल ना हूँ? मैं तो पूछ भी नहीं सकता क्योंकि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई थिंक कि मेरी वॉइस क्लियर होगी अब। मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी तो ये बंद हो गया था। आई होप कि ये ज़्यादा देर से ना हुआ हो। ओके। आई थिंक कि अभी ये खत्म हुई है बैटरी। आई थिंक सही है अब। ओके। इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ है,
इसमें देखो क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब दी हुई है। पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे इंटर करता है। ऊपर होती हैं एंटीपोडल सेल्स, नीचे क्या होती हैं सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और बीच में क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई होता है। और इंटर कहाँ से करता है, ये इधर से आते हैं पॉलन ट्यूब नीचे से इंटर करती है। नीचे क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ होता है, सिनर्जिड्स में होता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो सिनर्जिड्स के पास होता है। इसका काम होता है पॉलन ग्रेन को गाइड करना, कि तुम्हें कैसे कैसे जाना है। जैसे हम होटल्स में जाते हैं ना, तो फिर रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन पे एक आदमी भेज दिया जाता है हमारे साथ, जो हमें प्रॉपर रूम तक लेके जाता है। वही काम करता है फिल्फा apparatus, ये हमें गाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कुछ कॉमन सी जानकारियाँ दी गई हुई हैं। Okay. So, you can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowering such as pea, chickpea, Crotalaria, balsam and vinca। ये सब कॉमन सी बातें दी हुई हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। If the female parent produce unisexual flower, there is no need for सॉरी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी हुई हैं। जैसे कि हम अभी इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, इसी कुछ डिवाइसेस भी दी हुई हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे करा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कराने की कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। आप लोगों ने देखा होगा कि हाइब्रिड सीड्स आते हैं। हाइब्रिड सीड्स कैसे बनते हैं, जैसे हमने देखी कि कोई भी फ्रूट देखा, फ्रूट जो कॉमनली कॉमनली दो तरह की स्पीसीज होते हैं। एक तो होती है जो खाने लायक होती है, एक होती हैं वाइल्ड। वाइल्ड मतलब क्या होता है, जो जंगल में ऐसे ही होते हैं, कड़वी सी होती हैं, लेकिन उनमें जो वो पैदावार होती है बहुत अच्छी होती है। वो तो गुच्छे में लगते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो गुच्छे में लगते हैं, पर वो वाइल्ड होते हैं, सेम होते हैं। उनकी वैरायटी वाइल्ड होती है, वो खाने में कड़वे लगते हैं। जैसे कि अभी कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि अभी बात करें हम, करेला जैसे होता है। करेला की जो खाने वाली वैरायटी होती है, खाने वाली वैरायटी होती है वो तो होती है, और उसमें इतनी अच्छी पैदावार नहीं होती है। फिर एक जंगली टाइप की होती है इसकी सब स्पीसीज, वाइल्ड स्पीसीज होती है। वो खाने योग्य तो नहीं होती, खाई तो नहीं जाती है, लेकिन उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। एक साथ एक गुच्छे में एक साथ करेले निकलते हैं। तो किया क्या जाता है, खाने वाले करेले की और इस वाले करेले की, जो वाइल्ड करेला होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन करा दी जाती है ऐसे कैरेक्टर्स के साथ। इसकी अच्छी पैदावार वाले कैरेक्टर्स को इसके साथ ऐड किया जाता है, ताकि ऐसे करेले बन सकें जो खाने योग्य भी हों और उनकी पैदावार भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, जैसे इंसानों में होता है ऐसा जैसे किसी के अंदर किसी की फिजिक बहुत अच्छी है, और कोई है जिसका ब्रेन पावर अच्छी है, ब्रेन पावर अच्छी है। तो जैसे फिजिक क्या हो गई, फिजिक मेल की अच्छी हो गई, और कोई फीमेल है उसकी ब्रेन पावर बहुत अच्छी है। तो इनका अगर इनका अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इनके गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, तो कई पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि इनका जो बच्चा होगा उसकी उसकी फिजिक भी अच्छी होगी और उसके ब्रेन पावर भी अच्छी होगी। अच्छी फिजिक के जो जीन्स हैं उसके पिता पिता से आएंगे, और अच्छी ब्रेन पावर के जो जीन्स हैं वो उसकी माँ से आएंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छी फिजिक भी होगी और अच्छी ब्रेन पावर भी होगी। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे हम दो डिजायर्ड फ्लावर्स का, दो दो डिजायर्ड प्लांट्स का आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो कैसे करवाएं, ये इसमें बताया जा रहा है। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination। देखो, जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, और जो स्टिग्मा होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। तो वो क्या करते हैं कि जो ये स्टिग्मा होता है, ये किसी का स्टिग्मा है,
इधर हम पॉलन ग्रेन को ग्रो करा रहे हैं किसी दूसरे प्लांट पे, और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कंटेमिनेशन से। इसकी कई टेक्निक्स होती हैं। दिस इज अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। इसे हम प्रिवेंट कराते हैं किसी भी दूसरे पॉलन ग्रेन को किसी भी दूसरे पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज होने से सेफ रखते हैं, प्रिवेंट कराते हैं। कैसे प्रिवेंट कराते हैं? दो टेक्निक्स होती हैं, एक इमेस्कुलेशन और एक होती है बैगिंग, emasculation and bagging technique. If the female parent bears bisexual flower, removal of anthers from the flower. अगर जो फीमेल पार्ट है वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो उससे क्या करते हैं, एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, ताकि केवल और केवल कौन सा पार्ट बचे, फीमेल पार्ट बचे। और फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी। पॉलन ग्रेन के मेच्योर होने से पहले ही उसे काट के हटा दो, फोर्सेप का यूज करके। फोर्सेप एक कैंची की तरह होती है, सर्जिकल कैंची होती है फोर्सेप। फोर्सेप जो होती है वो सर्जिकल कैंची होती है, उससे काट के क्या होते हैं, एंथर्स को रिमूव कर देता है। ओके, नेक्स्ट पे क्या होता है, दिस स्टेप इज रिफर्ड एज इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इमेस्कुलेशन में फोर्सेप का यूज करके एंथर्स को काट के हटा देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ताकि जो स्टिग्मा है वो सेफ रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इमेस्कुलेशन क्या होता है। इमेस्कुलेशन, फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of the stigma with the unwanted pollen। अब कोई ये था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ये ऐसे करके इमेस्कुलेशन का यूज करके हमने इसकी जो एंथर्स हैं उनको काट के हटा दिया। अब क्या करेंगे, हम बैगिंग करेंगे। क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे। बैगिंग में क्या होता है, बैगिंग मतलब बैग बना देंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि इस पर कोई और नज़र न डाल सके, इस पर कोई और पॉलन ग्रेन्स आके न गिर सके। ये होते हैं, ऐसे करके हम इसे सुटेबल रखते हैं। जब ये मेच्योर हो जाता है और इसका जो जिस पॉलन ग्रेन से इसका फर्टिलाइजेशन कराना है वो मेच्योर हो जाता है, वो ला के इसके स्टिग्मा पे डाल देते हैं, और क्या हो जाता है, पॉलन ट्यूब ग्रो करती है जिसके द्वारा ये नीचे चला जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पे, if the female parent produce unisexual flower, there is no need for emasculation। अगर फीमेल जो फीमेल फ्लावर है उसमें केवल और केवल फीमेल फ्लावर है, उसमें मेल नहीं है, तो काटने एंथर्स को काटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें एंथर है ही नहीं। इसमें क्या करते हैं, केवल बैगिंग का यूज करते हैं, यानी कि पेपर कप या बटर कप से उसको स्टिग्मा को कवर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूनिक फंक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इसी कितनी स्लाइड्स बची हुई हैं, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जल्दी खत्म कर लेते हैं। ओह, ये चला गया। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एक मिनट जरा, मेरा इंपॉर्टेंट काम है। हेलो, हेलो, बैठ नहीं, अरे थोड़ा काम कर रहे थे, थोड़ी देर बात करें। ओके, बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फंक्शन होता है, यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। ये केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डबल मतलब दो, टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन। टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन कैसे है, ये हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे एक ओवरी बना लेते हैं।
इसके अंदर का पार्ट बना लेते हैं केवल, ऐसे करके था ना, 3 सेल्स यहाँ थी, 3 सेल्स यहाँ थी, 2 सिनर्जिड्स थी, 2 क्या थी, सिनर्जिड्स थी, और यहाँ पे था हमारा फिलिकॉन apparatus, जो होती कैलाजोसस थी, और यहाँ पे थी पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ से आ रही थी हमारी पोलन ट्यूब। और ये क्या करते थे, ये क्या थी हमारी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। नीचे थे फिलफॉर्म apparatus, पोलन ट्यूब से आने के बाद इसको गाइड कौन करता था, पोलन ग्रेन्स को, फिलफॉर्म apparatus। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब कितने गैमेट्स रिलीज करती है, 2 सिनर्जिड्स में। ये सिनर्जिड्स होते हैं ना, सिनर्जिड सेल्स होती हैं नीचे, यहाँ पे कितने रिलीज करती है पोलन ट्यूब, 2। कितने, 2, क्योंकि हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होगा, तो कितने पोलन ग्रेन्स रिलीज किए जाएंगे, 2। 2 पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देती है कहाँ पे, सिनर्जिड्स में। वन ऑफ द मेल वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल। ये क्या थी हमारी एग सेल, एग सेल क्या थी हमारी, एग सेल। इसमें से एक क्या करेगा, नंबर 1, नंबर 1 कहाँ पे आएगा, एग सेल पे। ओके, one of the male gamete moves toward the egg cell and fuse with its nucleus and thus completing the syngamy। जब एक यहाँ पे आता है, एक pollen grain यहाँ पे आता है और उसके साथ syngamy हो करता है, क्या करता है, इसके साथ फ्यूज हो जाता है और क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं। यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो एक पॉलन यहाँ ग्रेन यहाँ से आया और यहाँ पे जो एग था, एग से मिला और उसके साथ फ्यूज हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी। तो एक फर्टिलाइजेशन हो गया, अब दूसरा फर्टिलाइजेशन होगा, वो कहाँ पे होगा, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल द जाइगोट। ये क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड सेल बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा, क्योंकि जो इससे जो पॉलन ग्रेन मिला उसकी प्लॉइडी क्या थी, एन थी, और जो एक सेल की प्लॉइडी क्या थी, वो एन थी, एन प्लस एन क्या हो गया, 2n हो गया, 2n हो गया। तो कैसा बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ठीक है, ये सीधे साधे आदमी है, इन्होंने आराम से अपना काम कर लिया और क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, जाइगोट बन गया। द अदर मेल गैमेट, 2 आए थे, एक तो एक ने कहा कि फ्यूज हुआ, एक सेल पे फ्यूज हुआ, दूसरा कहाँ जाएगा, मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई। ये यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हैं, दूसरा आता है इन पोलर न्यूक्लियाई पे आता है, और यहाँ पे आके ट्रिप्लॉइड प्राइम यहाँ पे क्या करता है, फ्यूज हो जाता है इनके साथ। इसको हम आगे बना ले, ऊपर बना देते हैं, इसको ऊपर करके इधर बना देते हैं। यहाँ पे 2 सेल्स हैं, यानी कि पहले से ये 2n है, ये भी n, ये भी n, ये कैसा है, 2n है। यहाँ पे जब मेल गैमेट आता है प्लस n, तो कैसा हो जाता है, 3n, कैसा हो जाता है, 3n। ये ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड बनाता है। ओके, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म बनाता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म बनाता है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी कि PEN बनाता है। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्ली, क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्ली होते हैं, एक तो 2 होते हैं, एक इसका एन, एक इसका एन, और एक और एन आ जाता है किसका, पोलन ग्रेन का। तो कितने एन हो जाते हैं, 3n। ठीक है, टर्म ट्रिपल फ्यूजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। पहले क्या हुई थी, सिंगैमी हुई थी, जो किसके साथ हुई थी, पॉलन ग्रेन और एक सेल की हुई थी, उसे सिंगैमी बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब समझ में आ गया कि इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, एन इवेंट यूनिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि यूनिक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो सेंट्रल सेल होती है वो बाद में क्या बन जाती है, यहाँ पे क्या थी, सेंट्रल सेल थी, जिसमें क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे।
ये क्या बन जाती है बाद में, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन जाती है एंड डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म। ये क्या बनाती है, इंडोस्पर्म बनाती है, जो जाइगोट के डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। इंडोस्पर्म का काम क्या होता है, जब जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे नॉरिश करता है। ठीक है, इंडोस्पर्म का काम होता है जो जाइगोट होता है डेवलप हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप लोग जो नारियल पानी पीते हैं, जो नारियल पानी होता है वो कॉमनली क्या होता है, जो नारियल के अंदर जो नारियल के अंदर पानी भरा हुआ होता है वो होते हैं इंडोस्पर्म ही होते हैं, वो लिक्विड इंडोस्पर्म होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, लिक्विड इंडोस्पर्म होते हैं। उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होता है। इंडोस्पर्म का क्या काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन कब प्रोवाइड करेगा, जब उसके खुद के पास अच्छा न्यूट्रिशन हो, उसके पास न्यूट्रिशन होता है तभी हम इसका सेवन करते हैं, तभी हम इसको पीते हैं ताकि इसका न्यूट्रिशन हमें मिल सके। ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ एम्ब्रियो के टाइप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो जाइगोट बन गया है, जाइगोट की सेकेंड स्ट्रक्चर। ये एक टाइप ऑफ एम्ब्रियो है जो कि ग्लोबुलर होता है। एक एम्ब्रियो होता है हार्ट शेप्ड होता है। और ये होता है जो मेच्योर एम्ब्रियो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। ऊपर क्या होगा, रेडिकल होगा, नीचे क्या होंगे, दो कोटिलेडॉन्स होंगे। पहले कैसा होता है एम्ब्रियो, ग्लोबुलर होगा, फिर कैसा होगा, हार्ट शेप्ड होगा, फिर कैसा होगा, जब मेच्योर हो जाएगा तो ऐसा बनेगा। इस पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। जहाँ से दोनों कोटिलेडॉन्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, उस जगह को बोलते हैं प्लूम्यूल, और आगे वाले को बोलते हैं कोटिलेडॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब तो हो गया हमारा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी पढ़ लिए हमने, फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। देखो, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या बना, एक तो सिंगैमी हुई। जो सिंगैमी हुई उसमें कैसी स्ट्रक्चर बनी, 2n स्ट्रक्चर बनी बनी। उसके बाद हुआ ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद हुआ ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें कि ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर बनी। ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर बनी जिसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। इंडोस्पर्म डेवलप्स प्रोसीड्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये काहे में हेल्प करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वाई, क्यों, द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्मिक टिश्यू। ये क्या करती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं रिपीटेडली डिवाइड करती रहती हैं और क्या बनाती हैं, ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाती हैं। The cells of this tissue are filled with reserve food materials। इसकी जो इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एक रिजर्व, उसमें बहुत ही ज़्यादा फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, जिसकी वजह से वो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। सेम वही चीज़ें जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई। ठीक है, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लिय। अगर बहुत ही ज़्यादा इसमें डिविजन्स हो रहे हैं तो क्या बनाएगा ये, फ्री न्यूक्लिय बनाएगा, फ्री न्यूक्लिय बना देता है। दिस स्टेज ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ये क्या होते हैं अभी बताते हैं। ठीक है, जब प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसके डिविजन्स होने लगते हैं, तब ये क्या बनता है, तब ये फ्री न्यूक्लियर बनाता है। फ्री न्यूक्लियर बनाता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स इन द इंडोस्पर्म, स्पर्म बिकम्स सेलुलर। जब इसमें क्या हो जाता है, सेल वॉल्स फॉर्म हो जाती हैं, तब ये सेलुलर हो जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। इसकी जो फ्री न्यूक्लियाई जो फॉर्म होता है सेलुलराइजेशन के पहले, वो अलग अलग वेरी करता है, वो वेरी करता है। और वही कोकोनट का एग्जांपल दिया हुआ है, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। जो हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म्स होते हैं, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई का बना हुआ होता है। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज सेलुलर इंडोस्पर्म। जैसे ऐसे होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक वाइट पार्ट होता है, वाइट पार्ट जो हम खाते भी हैं। ठीक है,
और उसके अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है। जो पानी भरा हुआ होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और उसका जो कर्नल होता है, जो कर्नल होता है, जो वाइट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसे एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो कभी कभी क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है एंडोस्पर्म से, और कभी कभी क्या करता है, पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है। दो ही कंडीशन होंगी, या तो कम्प्लीटली ले लेगा या तो कम्प्लीटली नहीं ले पाएगा। तो जिनमें कम्प्लीटली ले लेता है उनमें क्या होता है, उसमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, केवल क्या होता है, सीड्स ही होते हैं। सीड्स ही होते हैं ना। सीड्स क्यों होते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म ने पूरा अपना न्यूट्रिशन दे दिया। जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इन सब में क्या होता है, जैसे हमने मटर का छिलका हटाया, उसके अंदर क्या एंडोस्पर्म होता है, नहीं होता है, केवल और केवल सीड्स होते हैं। सीड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसने पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उसका कंज्यूम कर लिया। फिर क्या होता है, बिफोर सीड मेचुरेशन और इट में परसिस्ट इन द मेच्योर सीड्स। कभी कभी क्या होता है, ये सीड्स में रहता है, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस टाइम पे यूज होते हैं। स्प्लिट ओपन some seeds of castor, peas, beans, groundnuts, fruits of coconut and look for the endosperm in each case। आप लोग देख सकते हैं, उसे खोल के देख सकते हैं। उसमें नारियल पानी जो पीते हैं उसे तो कॉमनली ही देख सकते हैं, क्योंकि जो हम पीते हैं वही होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फाइंड आउट वेदर, तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे देखिए कैसे होता है। ये जो रेडिकल होता है, ये नीचे का रेडिकल होता है, और इसके नीचे क्या होता है, रूट कैप लगा हुआ होता है। जो बीच का पार्ट होता है वो हाइपोकॉटिल होता है। और ये जो दो दी हुई होती है इनको बोलते हैं कॉटिलेडॉन्स। और जहाँ से ये कॉटिलेडॉन्स सेपरेट होते हैं उसको फ्लेम्यूल बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इम्ब्रियो। इम्ब्रियो, इम्ब्रियो इंपॉर्टेंट है। इम्ब्रियो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्स, इसको छोड़ो, पहले इसको देखते हैं। एम्ब्रियो का दिया हुआ है, एम्ब्रियो में नीचे क्या हुआ होता है, एक होता है कोलियोरिजा। कोलियोरिजा क्या होता है, कोलियोरिजा एक ऐसा पार्ट होता है जिससे रूट्स निकलती हैं। ये नीचे रेडिकल होता है, यहाँ से क्या निकलती है, रूट्स निकलती हैं। ये इपीब्लास्ट, ये पार्ट होता है। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है कोलियोप्टाइल। ऊपर क्या होता है, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का काम क्या होता है, इससे सूट्स निकलते हैं, ऊपर का सूट निकलता है, यानी कि स्टेम निकलता है। और कोलियोरिजस से क्या निकलता है, रूट निकलते हैं। कोलियोरिजस से रूट निकलेगी, कोलियोप्टाइल से स्टेम निकलेगा। ये स्कुटेलम इसका ऊपर का पार्ट होता है। और ये यहाँ पे होता है इपीब्लास्ट, ये बीच में होता है सूट एपेक्स, ठीक है। अब आते हैं इसकी थ्योरी पे। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। माइक्रोपिलर एंड कहाँ पे थी, ऐसे करके फ्यूनिकल से अटैच था, फिर यहाँ पे हाइलम था, उसके बाद ऐसे करके था, यहाँ पे आउटर इंटोगमेंट, इनर इंटोगमेंट थे, यहाँ पे माइक्रोपिलर पोल था, और यहाँ पे माइक्रोपिलर इंड थी, थे ना ऐसे। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी वहाँ पे ऐसे दिया हुआ था। तो एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है, माइक्रोपिलर इंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो वहाँ पे डेवलप होता है जहाँ पे माइक्रोपिलर इंड होती है, और एम्ब्रियो सैक वहीं पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptive to provide assured nutrition to the developing embryo. कई सारे जाइगोट्स कब डिवाइड होते हैं, जब एक अच्छा देखो, जैसे इसमें होता है, कई सारे जाइगोट्स तब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, होते हैं जब अच्छा अमाउंट इंडोस्पर्म का अच्छा अमाउंट रेडी रहता है। क्यों रेडी रहता है, फॉर्म हो जाता है, क्योंकि इंडोस्पर्म से ही उन्हें न्यूट्रिशन लेने हैं। तो वो वेट करते हैं अच्छा इंडोस्पर्म जब फॉर्म हो जाए, तब क्या होते हैं, ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तब ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और डिवाइड करने के टाइम में इन्हें जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए, इंडोस्पर्म से लेते रहते हैं। इंडोस्पर्म से ये लेते रहते हैं, ओके। दिस इज एन एडेप्टिव टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द
developing embryo. So the seeds differ greatly. The early stage of embryonic development, embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. इसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्टार्टिंग की स्टेज होती हैं, जितनी भी अर्ली स्टेजेस होती हैं वो मोनोकोटिलेडॉन्स में और डाइकोटिलेडॉन्स में दोनों में सेम होती हैं। उसके जब आगे आते हैं तब डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन्स की स्टेजेस डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन जो अर्ली स्टेजेस होती हैं वो दोनों में सेम ही रहती हैं। ठीक है। द जाइगोट्स गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मेच्योर एम्ब्रियो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने फिगर में देखा था, जाइगोट क्या गिव राइज करता है, जाइगोट क्या गिव राइज करता है, प्री एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो। यही यहाँ पे मेंशन किया गया है। हो गया। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. इसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, जैसे कि ये दिए हुए हैं, दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon is epicotyl, which terminates with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyl. ये क्या होता है, हाइपोकॉटिल होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, इपिकॉटिल होता है। ये इसमें बताया जा रहा है। ये फिगर जो है ये तो ग्रास का, ये मोनोकॉटिलेडॉन्स का है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये मोनोकॉटिलेडॉन का है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये वाला इससे रिलेटेड है डाइकॉटिलेडॉन्स। सॉरी, इसमें मुझे क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है मोनोकॉटिलेडॉन का है, क्या है, मोनोकॉटिलेडॉन का है, समझ आना है। और जो डाइकॉटिलेडॉन का है ये वाला है। इसमें यही बताया जा रहा है, रेडिकल से क्या होती है, रूट्स निकलती हैं, और जो यहाँ पे हाइपोकॉटिल होता है, प्रेम्यूल होता है, एपिकॉटिल होता है, यहाँ से क्या निकलती हैं, स्टेम निकलते हैं। ओके। embryos of monocotyledons poses only one cotyledon. Of course, अगर मोनोकॉटिलेडॉन है, मोनो मतलब क्या होता है एक, और डाई मतलब क्या होता है दो। मोनोकॉटिलेडॉन में एक कॉटिलेडॉन होगी और डाइकॉटिलेडॉन में दो कॉटिलेडॉन्स होंगी। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड स्कुटेलम। क्या बोलते हैं, कॉटिलेडॉन क्या बोलते हैं, स्कुटेलम बोलते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस as its lower end the embryonal axis has the, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, embryonal axis has the radical and root cap enclosed with undifferentiated sheath called coleorrhea। यही दिया हुआ है इसमें। देखो जी, ऊपर का पार्ट है इसको स्कुटेलम बोलते हैं। ओके, सॉरी, ऊपर का पार्ट जो होता है इसको स्कुटेलम बोलते हैं, और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे कोलियोरिजा बोलते हैं। कोलियोरिजा में क्या होता है, रेडिकल और रूट कैप होते हैं, वो कंसिस्ट होते हैं कोलियोरिजा में। नीचे से क्या निकलती है, रूट्स निकलती हैं। कोलियोप्टाइल जो होता है, तो कोलियोप्टाइल दिया होता है, वहाँ से सूट निकलता है, सूट एपेक्स होता है, यहाँ से क्या निकलता है, स्टेम निकलता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सीड अभी कितना है, बस खत्म हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। सीड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्योंकि हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। और जब लास्ट स्टेज क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, होती है सीड। क्या होती है, सीड। और जब सीड बन गया उसके बाद हमें इसके बाद तो रिप्रोडक्शन नहीं करवाना है। क्योंकि अगर गेहूं का खेत है उसमें गेहूं की बुआई की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि एक गेहूं से, एक गेहूं का पेड़ बने, उससे कई सारे गेहूं निकले, यानी कि सीड बने। लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, सीड होता है। ओके। इट इज द ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। देखो मैंने बताया था जो ओव्यूल होता है वो क्या बन जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट में
कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। अ सीड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड कोट का मतलब क्या होता है, जो सीड होता है, जैसे चना, चना खाते हैं हम, चने खाते हैं, चने के ऊपर एक अच्छा सा छिलका बना हुआ होता है, ऐसा होता है चना। सॉरी ऐसा नहीं होता है, पर एज्यूम कर लेते हैं, इसके ऊपर छिलका लगा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे। कहाँ गया? ओके। सीड टाइपली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। कॉटिलेडॉन, कॉटिलेडॉन्स मतलब क्या होते हैं, चने को छिलका हटा देंगे, यानी कि सीड कोट हटा देंगे, उसमें देखते हैं दो दाने होते हैं, दो दानों को क्या बोलते हैं, कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। अगर मोनोकॉटिलेडॉन है तो केवल एक दाना होगा। चना जो होता है, जो ग्राम होता है, वो डाइकॉटिलेडॉन होता है, तो उसमें दो दाने होते हैं, ऐसे अलग करेंगे तो दो दाने निकलेंगे। And an embryonal axis. The cotyledon of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve. तो कैसे होते हैं जनरली? कोई नहीं, कोई आ गया था दरवाजे पे। कहाँ था मैं? सॉरी। हाँ, जनरली थिक एंड सोलन ड्यू टू, जो इम्ब्रियो होते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं और जनरली थिक होते हैं एंड सोलन होते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। इनमें फूड रिजर्व रहता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सोलन रहते हैं, थोड़ा सा फूले हुए रहते हैं। कौन? इम्ब्रियो। ओके। मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनस or X-albuminous. Non-albuminous seed have no residual endosperm as the completely consumed during embryonic development. देखो, नॉन एल्बुमिनस में क्या होता है, इंडोस्पर्म नहीं बचता है। इंडोस्पर्म क्यों नहीं बचता है? क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उस टाइम पे सारा का सारा न्यूट्रिशन उससे ले लिया जाता है। अभी जैसे मैं पी की बात कर रहा था, मटर की बात कर रहा था, मटर खोलोगे तो उसमें केवल और केवल बीज निकलेंगे, क्योंकि वहाँ का जितना भी न्यूट्रिशन था उन बीजों ने ले लिया है, सीड्स ने ऑब्जॉर्व कर लिया है, जब वो ग्रो कर रहे थे तब, जब वो डेवलप हो रहे थे तब। और किस में नहीं होता है, बीज में नहीं होता है, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में भी नहीं होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं एल्बुमिनस सीड्स। एल्बुमिनस सीड्स किसे बोलते हैं? अगर नॉन एल्बुमिनस में इंडोस्पर्म नहीं होता है तो एल्बुमिनस सीड्स में इंडोस्पर्म होगा, वही होते हैं। ऐसे सीड्स जिनमें इंडोस्पर्म होता है उनको क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड्स। जैसे कि व्हीट, मेज, बेरले, कैस्टर, इन सब में क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है। ओके। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें, ठीक है, occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucleus are also persistent. कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था ना हमने। न्यूक्लियस वो होता है जो स्टार्टिंग में ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसी किसी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। रिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस परसिस्टेंट होते हैं, किसमें होते हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट में। किसमें होते हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट में। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ओके। यही सेम चीज़ें दी हुई हैं। ओवल्स मैच्योर इनटू सीड्स, ये वही चीज़ें हैं जो हम कॉमनली पढ़ चुके हैं। और क्या है इसमें, देखो, कुछ होते हैं दो तरह के फ्रूट्स होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के फ्रूट्स होते हैं। तो सॉरी, इधर रख लेता हूँ खुद को। जो फ्रूट्स होते हैं, ये कलर ले लेता हूँ। जो फ्रूट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ओवरी होता है, एक ओवरी होती है, एक ओव्यूल होता है। ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अगर ओवरी के अलावा कोई अदर पार्ट लाइक थैलेमस, जो थैलेमस है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट में,
कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रूट में, तब उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जब तक ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है तब तक केवल हम उसे ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अगर ओवरी के अलावा कोई और ऐसा पार्ट है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, इससे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जो स्ट्रॉबेरी और जो एप्पल होता है, इनमें क्या होता है, इनमें जो थैलेमस होता है, क्या होता है, थैलेमस होता है। थैलेमस फ्रूट में कन्वर्ट होता है। थैलेमस में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से स्वेल कर जाता है और वो एक फ्रूट की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, फ्रूट की फॉर्म ले लेता है, पर उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, उसे रियल फ्रूट नहीं बोलते हैं। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ये होते हैं फॉल्स फ्रूट। और बाकी जितने भी होते हैं, मैंगो, कोकोनट, ये सब क्या होते हैं, ये ट्रू फ्रूट्स होते हैं। ओके, अब हम आते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली इम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होती है, देखो, जो सीड्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं। ओके, जो फ्रूट सीड्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड्स बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं, जिस टेक्निक से बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे कि एस्ट्रेसी एंड कुछ ग्रासेस हैं, जिन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की हुई है, एक ऐसी स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप की हुई है, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड्स को बनाया जा सकता है, और उस टेक्नोलॉजी को, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं एपोमिक्सिस। ओके, इसको भी पढ़ते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस जो होती है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फॉर्म तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है, लेकिन काम किस तरह करती है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट में क्या बनता है, सीड्स बनते हैं, सेम वैसे ही एपोमिक्सिस में भी क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपिंग दैट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, कई सारे वेज होते हैं। कुछ स्पीसीज में डाइप्लॉइड जो एग होता है इस फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो डिप्लॉइड एग होता है, जब एग डिप्लॉइड होता है, जो बिना किसी रिडक्शन डिवीजन के, जब हम 2n होता है, डिप्लॉइड सेल होती है, उसमें हम रिडक्शन डिवीजन करा देते हैं, फिर हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं, उसकी 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। लेकिन उसमें रिडक्शन डिवीजन ही नहीं कराएं और उसे डायरेक्टली डेवलप करा दें इम्ब्रियो में, और उसका बिना फर्टिलाइजेशन के उसे क्या कर दें, इम्ब्रियो में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, उससे भी हो सकता है। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट्स डिवाइडिंग। देखो, कुछ सिट्रस की, सिट्रस क्या होता है, सिट्रस मतलब फ्रूट्स पे फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू के जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनको सिट्रस बोलते हैं, और मैंगो आप जानते हैं। उन वेराइटीज़ में क्या होता है, जो न्यूसेलर सेल्स होती हैं, न्यूसेलर सेल्स क्या होती हैं, जैसे इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो के चारों तरफ क्या होती है, इम्ब्रियो को सराउंड कौन करता है, न्यूसेलस, न्यूसेलर सेल्स होती हैं जो सराउंड करती हैं इम्ब्रियो सैक को। वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं एंड प्रोट्रूड इनटू द इम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द इम्ब्रियोज, और वो क्या करती हैं, इम्ब्रियो का फॉर्म कर देती हैं। कुछ में क्या होता है, सिट्रस और मैंगो में ये जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं और खुद को एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लेती हैं। एक ये तरीका है। ठीक है, अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। देखो, ये तो बन गया था, एक एक एम्ब्रियो बना दिया सबने। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स होते हैं, तो कई सारे एम्ब्रियो भी होते हैं, कई सारे एम्ब्रियो भी होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है, हो जाता है, तो कई सारे एम्ब्रियो भी बन जाते हैं।
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी कैसे है, जैसे वाटरमेलन देखते हैं, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं, कई सारे सीड्स होते हैं, मल्टीपल सीड्स होते हैं। तो वो कैसे बना है, उसमें जब पॉली इम्ब्रियोनी हुई थी, कई सारे इम्ब्रियो बने थे, तब जाके वो बनेगा ना पॉली मल्टी सीड्स वाला। पॉली सीड्स तभी बनेगा ना जब उसमें कई सारे एम्ब्रियो होंगे, जितने एम्ब्रियो होंगे उतने उसके सीड्स बनेंगे, उसे बोलते हैं पॉली इम्ब्रियोनी। टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज में क्या होता है, कई सारे सीड्स होते हैं ना, एक उसका जो होता है पीस ले, उसको छीले, उसमें कई सारे सीड्स होते हैं। एंड स्क्वीज देम ऑब्जर्व मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप फ्रॉम ईच सीड। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन सीड ईच सीड। इसे हम बोला जा रहा है कि उसको जो सीड है उसमें कई सारे एम्ब्रियो होते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एंड नाउ, थैंक यू। सो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म हो गया है। अब इसके बाद से जब हम क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।